हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों हमने अगले अध्याय में इससे पहले वाले में बेसिक के बारे में जो कुछ पढ़ा था उससे के बाद में आज दूसरे अध्याय में हम जो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक बचे हैं उसके बारे में सीखेंगे। बच्चों आपका हेडिंग है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है इसके बारे में हम आज सीखेंगे और कुछ द्रव्यमान वेश के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश और करेंगे। बच्चों हम देखते हैं कि ये आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है और इससे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए त्याग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम। अगर तीन इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो कितने आवेश के साथ होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर दो निकालें तो अपने साथ में कितना इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लाएगा, दो लाएगा। तीन की अगर बात की जाए तो तीन होगा। इसी प्रकार यहाँ जो होगा, यहाँ ग्रहण करने के कारण ये क्या होगा, ऋणायन का काम करेगा। और जैसे जो त्याग कर रहा है तो प्रोटॉन जो होता है उसका भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यहाँ बात किया जाए तो ये जो होता है इस यहाँ पे 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम कूलाम, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम और 3 गुणे 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये कोई वस्तु है और इस पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की जो बात होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ द्रव्यमान लेकर जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान की बात की जाए, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 का घात -31 केजी के बराबर होता है बच्चों। अब हमने क्या कहा है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण का मतलब यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कितने जो आवेश होंगे वो माइनस वाले होते हैं, प्रोटॉन वाले जो होते हैं वो प्लस वाले होते हैं। इसके पहले अध्याय में हम लोगों में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली है और सीखा भी है। ऐसे यहाँ अगर तीन इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम। अब बच्चों जो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में होता के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है या किसी वस्तु पर जो आवेश होते हैं वो
इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप के गुणज के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है, हमने लिखा आवेश, क्या लिखा बच्चों, आवेश, और आवासी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन बच्चों, और यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा दिया। ये हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं धारा कि I बराबर जो होता है या Q बटे जो T होता है, ये Q बराबर IT या I बराबर Q अपान T होता है। ये हमने हाई स्कूल में धारा से संबंधित पढ़ा है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि जैसे यहाँ अगर इसका प्रत्यात्मक रूप लिखा जाए तो Q हो गया चिन्ह के रूप में प्लस माइनस n गुणे, यहाँ हम लिख देते हैं, अभी ऐसे छोड़ देंगे। अब जरा ध्यान दो बच्चों, हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने जो कहा ये प्लस और माइनस n जो है ये स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये प्लस अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहा है या त्यागने की बात कर रहा है, तो त्यागने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करने की बात होती है, ग्रहण करने की जब बात होती है तो यहाँ पर क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इसका वैल्यू जो होता है माइनस में होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्रोटॉन इसके पहले जो हम पढ़े थे, यहाँ देखिए प्लस प्रोटॉन इसके पहले वाले अध्याय में है, उसको आप लोग देख लीजिए बेसिक से। तो यदि कोई बच्चा नया देख रहा है तो पहला लेक्चर जरूर देखे, तब ये और विधो समझ में आएगा। तो ये जो प्रोटॉन प्लस में है ये देखिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो यहाँ भी उसका वैल्यू इतना ही है और यहाँ भी उसका वैल्यू इतना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। अब देखिए बच्चों, Q जो है ये हमारा प्लस माइनस n, और ये पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तब जाके हमारा बना Q बराबर प्लस माइनस n E। अब बच्चों हमने क्या कहा, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के जो किसी वस्तु पर आवेश होता है, किसी वस्तु पर जब आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कहने का मतलब बच्चों कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, अगर यहाँ हम एक रखें तो ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन गुणज के रूप के बराबर हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु है और वो क्या है, आवेशित है, तो वो आवेशित वस्तु आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब बच्चों उसके बाद हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा बेसिक और बचा इस अध्याय में, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। हम अपने बुक के अनुसार फिर कोशिश करेंगे। सब छोटी छोटी जानकारियां वहाँ जरूरत पड़ती हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए छोटी छोटी जानकारियां जानना बहुत जरूरी है। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा बच्चों आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे, इसलिए कि ये थोड़ा माइक में कमी है जिसके कारण आवाज कभी कभी गलत हो जाता है, कम और ज़्यादा हो जाता है, और कैमरे में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो 2-4 वीडियो के बाद अच्छा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा स्क्रीन को जूम करके देखिएगा और फिर बेसिक को समझने की पूरा प्रयास करिएगा। पूरा पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देख लीजिएगा। अब बच्चों आता है आवेश।
क्या आता है बच्चों? इसके बाद में आता है, बात की जाए आवेश। आवेश और द्रव्यमान। द्रव्यमान बच्चों बहुत मुख्य बात है जो जानने के लिए अत्यावश्यक है। जैसे आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है? आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो हमने इसके पहले वाले अध्याय में बताया था कि किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो एवं आवेश का अनुभव करे, उसे हम आवेश कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, जैसे किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे एवं आवेश का अनुभव करे, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो बच्चों एक बात और ध्यान देना, द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो पहला जो हमारा बना बच्चों, वो पहला बना हमारा किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण धर्म, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण धर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे एवं आवेश का अनुभव करे। क्या करे? अनुभव करे, तो उसे आवेश कहते हैं। पहला अंतर तो ये हमारा हुआ बच्चों कि आवेश किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण धर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे एवं आवेश का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब द्रव्यमान बेटा ये पूछता है, ऑप्शन में बहुत पूछा जाता है। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में निहित, क्या होगा यहाँ बच्चों? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पहला। दूसरा है बच्चों, दूसरा जो हमने बताया कि जो आवेश होता है वो आवेश यदि स्थिर है, आवेश यदि स्थिर है तो वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश को कितनी भी तेज क्यों ना लेकर जाया जाए, उसके आवेश पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जबकि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। बच्चों इससे पहले हम लोग और इसके आगे जानेंगे। आवेश पर जो आवेश होता है उसका अगर वेग की बात किया जाए तो आवेश को कितने भी क्यों ना वेग से कितना तेज लेकर जाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम द्रव्यमान को किसी
वेग से लेकर जाएं तो वो द्रव्यमान वस्तु के वेग पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो इसका पहला अंतर ये हुआ। और दूसरा अंतर हम देख रहे हैं कि जो आवेश होता है, आवेश का और द्रव्यमान जो होता है, आवेश अगर है, अगर आवेश है तो द्रव्यमान उसमें संभव है, लेकिन अगर द्रव्यमान है तो कोई आवश्यक नहीं है कि आवेश हो उस पर। यानी मतलब दूसरा, ये दूसरा जो अंतर आपका होगा, ये दूसरा अंतर ऐसा होगा कि यदि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो द्रव्यमान संभव है, द्रव्यमान संभव है, संभव है। और इसमें क्या होगा बेटा, कोई द्रव्यमान यदि है, यदि द्रव्यमान, द्रव्यमान यदि द्रव्यमान है तो कोई जरूरी नहीं है, तो कोई कोई जरूरी नहीं है कि, कोई जरूरी नहीं है कि उस पर, कि उस पर आवेश हो। हमने क्या कहा, अगर आवेश है तो द्रव्यमान संभव है, 100% संभव है। लेकिन उसका विपरीत देखा जाए तो द्रव्यमान अगर है तो कोई जरूरी नहीं कि उस पर आवेश ही हो, कोई जरूरी नहीं कि उस पर आवेश ही हो, पहली बात। दूसरी बात बेटा, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वस्तु, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अब बच्चों, जैसे हम बात करें कि जैसे वेग यहाँ अगर कितनी भी तेज क्यों नहीं लेकर जाए, आवेश को कितना भी तेज क्यों ना लेकर जाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर द्रव्यमान को आप बहुत तेजी गति से लेकर जाएंगे तो उसके द्रव्यमान में प्रभाव पड़ेगा। आइंस्टीन के नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू यम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु गतिमान है, किसी भी का वेग देख लिया जाए तो जो सी है, ये सी है प्रकाश का चाल। तो प्रकाश की चाल इतना अधिक होती है कि उसका बराबरी कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो गति होता है, जो हम लोग एहसास नहीं कर पाते हैं, उसका वेग इतना अधिक होता है कि हम लोग नहीं जान सकते। तो किसी भी वस्तु का हम लोगों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, जान क्यों नहीं पाते हैं कि दौड़ने के बाद द्रव्यमान में प्रभाव पड़ता है, इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारा वेग बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और उसी यदि वेग को, बहुत कम वेग को प्रकाश की चाल के वेग से क्या दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो उसका मान नगण्य होगा, मतलब ना के बराबर होगा। अब जब वो ना के बराबर होगा अर्थात शून्य होगा, तो एक को, एक में से शून्य को घटाया जाए तो एक ही आएगा, और एक का वर्गमूल एक होगा, एक होगा। जो बाहर आएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये यम इज इक्वल टू यम नॉट के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को एहसास नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनका भी वेग बहुत तेजी से होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो दूसरा बेसिक है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो
आप वो देख रहे हैं, आप लोगों को नोटबुक में उपलब्ध करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लैंग्वेज बहुत सरल रहेगा बच्चों। अब देखते हैं दूसरा है बच्चों कि अगर बात किया जाए अगर बात किया जाए कि अगर हम आवेश की बात करते हैं, आवेश किसका बात करते हैं हम? आवेश की बात करते हैं। अगर हमारा आवेश आवेश का वेग शून्य है, अगर हमारे आवेश का वेग क्या है? शून्य है। ये जान लीजिए, यदि हमारे आवेश का वेग क्या है? शून्य है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि हमारा वेग नियत है, नियत है, या जिसे हम फिक्स कहते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यदि हमारा वेग नियत वेग से गति कर रहा है, यदि हमारा वस्तु जो आवेश है, जो हमारा आवेश है, नियत वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तब उस स्थिति में ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करेगा बच्चों। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर यही आवेश यदि यही आवेश परिवर्ती हो, परिवर्ती वेग हो, यदि यही आवेश कैसा हो? परिवर्ती वेग हो। हमने क्या कहा कि अगर कोई आवेश नियत वेग से गति कर रहा है, यदि कोई वस्तु आवेश नियत वेग से गति कर रहा है, न नियत वेग से अगर गति कर रहा है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश का वेग परिवर्तित वेग है, अर्थात बार बार वेग बदल रहा है, कभी 5 किमी प्रति घंटा के चाल से, कभी 1000 किमी प्रति घंटा के चाल से, कभी 500 किमी प्रति घंटा के चाल से, कभी 200 किमी प्रति घंटा के चाल से, अगर वेग बार बार बदल रहा है, तो उसका जो मान होगा उसमें विकिरण उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे? विकिरण उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा वेग आवेश का जो वेग है वो नियत वेग से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर परिवर्ती वेग है, तो कभी कभी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में विकिरण भी उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं बहुत जरूरत काम करेंगी। फिर हम बात करते हैं जो आवेश होता है। अब अगर आवेश की बात करें हम, तो जैसे अगर कोई आवेश किसी वस्तु से जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर ग्रहण करता है, तो उसके बारे में द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा जुकाम पकड़ रखा है, आ रहे हैं अभी। चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं कि जैसे हमने क्या कहा कि जो आवेश होती हैं, उन आवेश के बारे में बात किया जाए, तो हम क्या करेंगे? हम बात ये करेंगे कि जैसे कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है। अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए,
एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। और यहां क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो यहां जो इसका हमने मान लिया यम, और इसको हमने मान लिया यम डैश। अब बच्चों ध्यान दो, जब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जब यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए किसी वस्तु पर, तो हमने क्या कहा था बच्चों, हमने क्या कहा था कि ये जैसे देखिए हमारे पास अब ये दोस्त की बात हो रही है। यहां देखिए, एक तो ये वस्तु है द्रव्यमान, अब ये वस्तु दो हैं। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और एक इधर चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे और इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका तो कम ही हो जाएगा। तो इसमें से हम इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लें, तो अगर बात किया जाए हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन होगा, हाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा कौन होगा, कि जो हम निकालने के बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इस पर होगा या फिर इस पर होगा। तो सबसे पहले देखें, जो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए किसी को, तो वो क्या करता है, ये ग्रहण कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, त्याग कर रहा है, त्याग। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका द्रव्यमान अधिक हो गया। उसके बाद कौन सा आया, ये यम आया। उसके बाद कौन से आया, यम डैश आया, है ना। इसका मतलब हुआ जो हमारा द्रव्यमान है, ये सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा। फिर से एक बात समझ लीजिए, ये मान लो कोई वस्तु है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसने निकाल दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके द्रव्यमान में कमी हो गई, तो ये यम डैश हो गया। इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, तो ये यम डबल डैश हमने मान लिया। अब इसको कहते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या कहेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो हो जाएगा डेल्टा यम इज इक्वल टू, हो जाएगा प्लस माइनस यन यम ई। ये हमारा एक न्यूमेरिकल के रूप में काम किया। फिर से एक बार बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, कि जैसे हमारे पास एक ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल यम है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें क्या आया, इसको हमने मान लिया कैपिटल यम ई डैश। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके द्रव्यमान में कमी आ गई, और जब इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल कर यहां क्या कह दिया, दे दिया, तो उसका द्रव्यमान बढ़ गया, जिसको हमने मान लिया यम डबल डैश। अब इसका द्रव्यमान भार जो ग्रहण करता है, उसका द्रव्यमान भार ज्यादा हो जाता है। आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें पूर्ण रूप से बताया गया है। तो यम, अगर पिछला अध्याय आप नहीं पढ़े हैं तो उसे विधिवत पढ़ लीजिए। तो यम बड़ा होगा किससे, इससे बड़ा होगा, है ना, और उसके बाद इससे छोटा ये होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया है। अब बच्चों उसके बाद हम क्या जानते हैं, इसका नाम होगा द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर डेल्टा यम इज इक्वल टू प्लस माइनस यन यम ई। यन से हमने क्या बताया, जहां यन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और यम ई जो है बच्चों, ये जो यम ई है, ये यम ई, ये जो यम ई है, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है बच्चों, 9.1 गुणे 10 का घात माइनस 31 केजी होता है। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटी छोटी आज बात हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि क्या, कहां, कब क्या यूज करना। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 का घात माइनस 31 होता है।
और यहाँ क्या हमने कहा कि ये कोई क्या है, वस्तु है जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद उसके द्रव्यमान में कमी आ गई, और जिसने ग्रहण किया उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। अब जब वृद्धि हो गया तो वो बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा ये हुआ, और फिर उससे छोटा ये हो गया, क्योंकि इसने त्याग कर दिया है। तो ये फार्मूला हमारा बन गया कि द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर द्रव्यमान में जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है या त्यागता है, उस समय में अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में प्रभाव पड़ता है, उसके द्रव्यमान में क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। तब उस द्रव्यमान में प्रभाव के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस तो इससे पहले सीख ही चुके हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस के लिए होगा, अगर त्याग रहा है तो प्लस के लिए होगा। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना प्रोटॉन का ही होता है, और यहाँ पे क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके गुणज के रूप में होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात होगा तो एक लिखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की बात होगा तो दो लिखेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन की बात होगा तो तीन लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम ई लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना द्रव्यमान लेकर जाता है, 9.1 गुणे 10 का घात माइनस 31। अब यहाँ अगर एक की बात होगा तो एक लिखेंगे, और दो की बात होगा तो लिखेंगे दो गुणे 9.1, तीन होगा तो तीन गुणे, फिर यहाँ यन क्या है, संख्या बता रहा है, और यमी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बता रहा है। अब दूसरा ये जो हमने ये भी पढ़ा, और क्या पढ़ा, क्वांटमीकरण का जो होता है उसको हमने पढ़ा कि बच्चों Q बराबर क्या हमने पढ़ा, प्लस माइनस यानी पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे और कुछ इसके पर आधारित न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो होंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एम ई, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब बच्चों यही हमारा थोड़ा सा बेसिक में बचा था, जो बताने को बचा था वही बता दिए। अब हम इसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे, अपने बुक के एक एक टॉपिक को समझेंगे, उसके प्रत्येक डेरिवेशन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल को समझेंगे, और दैनिक जीवन में एक ऐसी घटनाएं होती हैं इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों तो आप लोग मेहनत करते रहे। आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट का जो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है उसमें बेसिक चीजें जितने भी थे उसको बता दिया गया है कि आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, त्यागना, कैसे धन आयन होता है, ऋण आयन होता है, किस प्रकार का द्रव्यमान का कम होना, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना किससे अधिक होता है। जैसे हमने बताया था कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1800 गुना अधिक होता है। ये सारे जो छोटी छोटी बातें थी वो आज हमारा बेसिक में कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वाले अध्याय में हम लोग द्रव्यमान में परिवर्तन एवं आवेश दोनों के प्रति न्यूमेरिकल देखेंगे और अपने अध्याय का प्रत्येक टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो बच्चों हमारा यही मानना है कि आप लोग मेहनत करते होंगे, परिश्रम करते होंगे और किताब से जुड़े होंगे, और किताब से जुड़े रहना इसलिए आवश्यक है कि किताब साथ में रहेगा तो अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी। तो बच्चों इसके बाद हम अगला अध्याय देखेंगे अपने टॉपिक के अनुसार, अपने बुक के अनुसार, और एक एक टॉपिक की बात की जाएगी, उसके डेरिवेशन को समझाएगा, दैनिक जीवन में उपयोगी क्या है उसको समझाया जाएगा, ये दैनिक जीवन में घटनाएं क्या हो रही हैं उसके बारे में समझा जाएगा। ठीक है बच्चों।